हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। तो आज हम इस वीडियो में बात करते हैं एम्स नर्सिंग 2024 के बारे में। हम बात करेंगे इस वीडियो में कि एम्स नर्सिंग के फॉर्म कब निकलते हैं, एग्ज़ाम कब होती है, एग्ज़ाम कौन कौन बच्चा दे सकता है, मतलब एलिजिबिलिटी एरिया क्राइटेरिया क्या होता है एग्ज़ाम का, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं एग्ज़ाम में, और 12th के बाद बच्चों की मिनिमम परसेंट कितनी होनी चाहिए एग्ज़ाम देने के लिए, एग्ज़ाम जो फॉर्म होता है उसकी फ़ीस क्या होती है, एग्ज़ाम मोड क्या होता है, मोड ऑफ एग्ज़ाम क्या होता है, कितने मतलब किस प्रकार के क्वेश्चन नहीं कितने क्वेश्चन आते हैं, और पेपर का फॉर्मेट क्या होता है। तो आज हम इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और वीडियो को लाइक तो करना ही है। तो हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में। आप सबको सोचते हो कि एग्ज़ाम के फॉर्म कब निकलते हैं, कब तक वेट करें, तो मैं आपको बता दूं जो एम्स नर्सिंग के फॉर्म हैं वो निकलते हैं या तो फेब लास्ट में या मार्च स्टार्टिंग में। ये टाइम होता है फॉर्म निकलने का। तो आपको मार्च स्टार्टिंग में या फेब लास्ट में अपनी वेबसाइट पे जाकर एकदम देखना है, एक्टिव हो जाना है कि अब फॉर्म निकलने वाले हैं, और फॉर्म निकलने के साथ हमको फॉर्म फिल करना है। अब फॉर्म निकल गए, मान लो मार्च स्टार्टिंग में फॉर्म निकल गए, तो फॉर्म में एक स्टेप करनी होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। फॉर्म में हमें 4 स्टेप करनी होती है। पहले रजिस्ट्रेशन होता है, स्टार्टिंग रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद में आपको टाइमिंग मतलब एक फॉर्मेट आता है, उसमें पूरी डेट होंगी आपकी कि इस तारीख से इस डेट तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा। फिर सेकेंड डेट होगी, उसमें 2 दिन का टाइम होगा कि आप इसमें आपकी कोड जनरेट होंगे। अब मतलब बहुत से लोगों को डाउट होगा कि कोड जनरेट का मतलब क्या है। तो जब जनरेट होंगे आपको पता चल जाएगा कि इस डेट से इस डेट तक आपके कोड जनरेट होंगे, और आपको देखने अपने पेज पर जाकर कि कोड आए हैं नहीं आए। फिर आपको एप्लीकेशन करेक्शन होगा, यदि आपने फिल कर दिया फॉर्म, आपके कोई करेक्शन है तो आप वो कर सकते हो। उसके बाद में आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन होगा, फीस पेमेंट होगा, उसके बाद में फाइनल रजिस्ट्रेशन होगा, उसमें आप करेक्शन कर सकते हो, और फिर आपका फॉर्म सबमिट होगा। तो इसमें ऑलमोस्ट 15 दिन लग जाएंगे आपके। तो फॉर्म स्टार्ट होने के 15 दिन तक आपको फॉर्म फिल करना होता है। ये सारी स्टेप क्लियर होंगी तभी आपका फॉर्म सबमिट होगा फाइनल। यदि आपने स्टार्टिंग रजिस्ट्रेशन कर दिया उसके बाद कुछ नहीं किया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, फॉर्म नहीं भरा जाएगा, एडमिट कार्ड नहीं आएगा, एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, पूरी 1 साल ख़राब हो जाएगी आपकी। तो हमने एप्लीकेशन की बात की, एप्लीकेशन फॉर्म में वो आपकी मार्च स्टार्टिंग में या फेब लास्ट में आते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम कब होती है। तो आपकी जो एग्ज़ाम है वो होती है जून के स्टार्टिंग वीक में, स्टार्टिंग या सेकंड वीक में ऑलमोस्ट आपकी एग्ज़ाम हो जाती है। कई बार बहुत से इशू आते हैं जिनके कारण एग्ज़ाम नहीं हो पाती हैं, तो वो बहुत रेयर होता है। जैसे कोविड में हो रहा था कि आपकी एग्ज़ाम नहीं हो रही है, या फिर आपके एग्ज़ाम की डेट जब पोस्टपोन करते जा रहे हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपकी एग्ज़ाम है वो जून के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में हो जाती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि बच्चे एग्ज़ाम देते हैं तो मतलब नीट की भी दे सकते हैं और ये भी दे सकते हैं क्या? आराम से दे सकते हैं, क्योंकि नीट की जो एग्ज़ाम है वो मई के फर्स्ट वीक में होती है, और जो एम्स नर्सिंग एग्ज़ाम है वो आपकी होती है जून के फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक में। तो 1 मंथ का गैप आ गया, तो आप आराम से नीट के एग्ज़ाम भी दे सकते हो और एम्स नर्सिंग की एग्ज़ाम भी दे सकते हो। चलो, ये आपका डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मोड ऑफ एप्लीकेशन की। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑफलाइन नहीं होता है, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन फिल होता है। आपको अपने पास के मित्र वाले के पास जाना है, या फिर आप अपने खुद के फ़ोन से भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। तो मोड ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका ऑनलाइन होता है। अब बात करते हैं हम मोड ऑफ एग्ज़ाम की। तो बहुत से लोगों को डाउट होगा कि जैसे नीट का एग्ज़ाम होता है ऑफलाइन होता है, पेपर अपने पास आता है, OMR सीट आती है, उसमें फिल करना होता है, क्या पेपर ये भी ऐसा होता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एग्ज़ाम होता है वो आपका ऑनलाइन होता है। आपके सामने कंप्यूटर होगा, माउस होगा, आपको क्लिक करना है, आपको एक रफ सीट दे देंगी जिसमें आप अपने फिजिक्स के क्वेश्चन, केमिस्ट्री के क्वेश्चन, या आपको बायो में कोई डाउट है तो वो आप उस पर सोल्व कर सकते हो। आपको पेपर ऑनलाइन देना होता है। तो मेरे हिसाब से आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद में हमने फॉर्म फिल करने की स्टेप के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं एडमिट कार्ड की, कि एडमिट कार्ड आपके कब आते हैं। एग्ज़ाम आपके जैसे जून के फर्स्ट सेकेंड वीक में होती है, तो जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो आपके एग्ज़ाम से 1 वीक पहले आते हैं। मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि आपके एग्ज़ाम से 1 वीक पहले आपके एडमिट कार्ड आते हैं,
क्योंकि जैसे एडमिट कार्ड आ गया, आज 7 दिन बाद एग्ज़ाम है, तो आप 7 दिन के गैप में ये देख सकते हो कि मुझे एग्ज़ाम सेंटर कौन सा मिला है और मुझे कहाँ जाना है। तो आप उस हिसाब से अपनी व्यवस्था बैठा सकते हो कि मुझे एग्ज़ाम देने जाना है, मुझे किसके पास रुकना है, कैसे जाना है, पूरा आप सोच सकते हो। 1 वीक आपके पास है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम सेंटर की। तो पहले एग्ज़ाम सेंटर्स के लिमिटेड थे, अब एग्ज़ाम सेंटर कुछ बढ़ा दिए गए हैं। तो आप जाके लिस्ट में चेक कर सकते हो जब फॉर्म फिल करोगे कि आपके पास में जो एग्ज़ाम सेंटर है वो ही आप भरें। ज़्यादा से ज़्यादा आपको यही रखना है और मैक्सिमम आप 3 या 4 एग्ज़ाम सेंटर भर सकते हो। तो आपको सबसे पास वाला फिर थोड़ा दूर वाला, ऐसे नहीं करना कि सबसे पहले दूर वाला भर दिया और फिर पास वाले भर रहे हैं, तो उसमें ऐसा नहीं करना है। ये बात आपको बार बार बता रही हूँ। उसके बाद में एग्ज़ाम मैंने बता दिया आपको जून के 2nd वीक में होगी। एडमिट कार्ड है वो एग्ज़ाम से 1 वीक पहले आएगा। अब हम बात करते हैं रिज़ल्ट की। तो रिज़ल्ट आपका कब आता है? एग्ज़ाम के जस्ट 1 वीक बाद। एग्ज़ाम संडे को हुई, अगले संडे को आपका शाम तक या शाम को 5 बजे तक, रात तक 9 बजे तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं। आपके पास PDF आ जाती है कि ये बच्चे हैं वो क्वालिफाई हुए हैं, अब ये बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कितना कम ड्यूरेशन है कि एग्ज़ाम के 1 वीक बाद ही आपका रिजल्ट आ गया। अच्छी बात है ना? हाँ, अच्छी बात है। उसके बाद हम बात करते हैं काउंसलिंग के बारे में कि एग्ज़ाम के कितने टाइम बाद में काउंसलिंग स्टार्ट होती है। तो आपकी एग्ज़ाम जून के 1st-2nd वीक में, रिजल्ट आ गया मान लो 3rd वीक में, आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी उसके 15-20 दिन बाद। जुलाई मिड में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखने हैं। डॉक्यूमेंट्स मैंने अपनी एक पहले वीडियो में बता रखा है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने हैं ताकि आपको लास्ट में भागना ना पड़े। EWS का जो कास्ट सर्टिफिकेट है EWS वालों का, OBC वालों का, वो मैंने बता रखे हैं। तो अभी जो नई डेट आएगी वो आपकी फॉर्म में आ जाएगी। और वैसे भी OBC का जो कार्ड है वो जो अभी डेट थी एग्ज़ाम की, इससे लेकर जो आपकी न्यू डेट रहेगी एग्ज़ाम की तब तक वैलिड रहेगा। EWS वालों के साथ थोड़ा पंगा हो जाता है कि उनको लास्ट 2 मंथ के अंदर का एग्ज़ाम से 2 मंथ पहले तक का EWS कार्ड होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट। तो आपको वो भी अभी नहीं बनवाना, OBC वाले बनवा सकते हैं अभी। EWS वालों को जब आपके पास 2 महीने रहे, मतलब आप अप्रैल, मई, जून में आपके एग्ज़ाम होगी तो आप मई में बनवा सकते हो। उसमें आप सेफ में चले जाओगे, सेफ जोन में चले जाओगे। तो कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड बात होगी। डॉक्यूमेंट्स आपको पता करना है कौन कौन से चाहिए, तो आप पहले की वीडियो में जाके देख सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट फ़ीस की, कि हमारी फ़ीस का क्या रहेगा। फॉर्म फीस का मैं बात करूँगी, एप्लीकेशन फॉर्म फीस की, ना कि एम्स की फ़ीस की। तो फीस आपकी रहेगी, जर्नल और OBC की फ़ीस है वो है 2000। जर्नल, OBC, EWS तीनों की आपकी 2000 फीस रहेगी। उसके अलावा EWS की 1600 है। जर्नल और OBC की 2000 और SC, ST, EWS की आपकी 1600 है, 1600 रुपये। तो जर्नल OBC 2000 रुपये, SC, ST, EWS की आपकी 1600 रुपये है। PWBD के लिए नो फीस है, उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। तो हमने फ़ीस की बात कर ली। एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे, एग्ज़ाम कब होगी, एडमिट कार्ड कब आएंगे और रिजल्ट कब आएगा, काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, ये आपके सब डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो उसके लिए आपको नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए। एज है, एज क्राइटेरिया इसमें मेन पॉइंट होता है। जैसे नीट में आपको मिनिमम 17 एज चाहिए, वैसे ही एम्स नर्सिंग में भी आपको मिनिमम 17 एज चाहिए। अब हम बात करते हैं जेंडर की। तो एम्स नर्सिंग एग्ज़ाम में वो ओनली फीमेल्स के लिए होती है, मेल यहाँ पे फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। एम्स नर्सिंग में नॉर्मल BSc नर्सिंग मेल कर सकते हैं, लेकिन एम्स BSc ओनली गर्ल्स के लिए होती है, तो इसमें ओनली गर्ल्स फॉर्म फिल करती हैं। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो उसमें 10+2 12th क्लास आपकी क्वालिफाई होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि आपके पास कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए और आपके जो 12th है उसमें मिनिमम कितने मार्क्स होने चाहिए आपके पास। तो मार्क्स और सब्जेक्ट की बात करते हैं। जर्नल, OBC और EWS के लिए मिनिमम 55% होने चाहिए। अभी 55% ओवरऑल होने चाहिए या फिर किसी सब्जेक्ट में होने चाहिए। ओवरऑल की बात हम नहीं कर रहे। 55% आपके 4 सब्जेक्ट में P, C, B और E, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, यहाँ पे इंग्लिश भी इंक्लूड करते हैं, उसमें आपके 55% होने चाहिए। यदि आपके 55% हैं
तो आप एम्स नर्सिंग एग्ज़ाम दे सकते हो। यदि आपकी 55 से कम है तो आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। और SC ST वालों के लिए ये 50% है कि आपके PCB और इंग्लिश में 50% है तो आप एग्ज़ाम दे सकते हो। यदि आपकी 50 से कम है तो आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते, और ज़्यादा है तो आप ऑब्वियसली दे सकते हो, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं मोड ऑफ एग्ज़ाम का। बहुत से बच्चों को डाउट होता है कि मैम पेपर इंग्लिश में आता है या हिंदी में आता है, क्योंकि मोस्टली बच्चे राजस्थान से हैं जो एग्ज़ाम देते हैं वो हिंदी मीडियम से होते हैं, तो उनके लिए बहुत डाउट होता है कि मैम पेपर यदि इंग्लिश में आएगा तो हम कैसे सोल्व करेंगे, क्या करेंगे, समझ में नहीं आ रहा। एक तो ऑनलाइन हो रहा है, कंप्यूटर चलाना आता नहीं है, और ऊपर से पेपर भी इंग्लिश में आ गया, तो क्या वहाँ पर जाकर हम भजन करेंगे? तो ऐसा कुछ नहीं है, पेपर इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेज में आता है, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। पेपर है वो इंग्लिश हिंदी में आता है, ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन में इतना कुछ इशू होता नहीं है, आपको कंप्यूटर थोड़ा सा चलाना आना चाहिए कि माउस कैसे हिलता है और कैसे क्लिक होता है, सिर्फ आपको इतना आना चाहिए। यदि आपको इतना आता है तो आप आराम से कर सकते हो। तो हमने बात कर ली लैंग्वेज पेपर की, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होती है। अब हम बात करते हैं पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं। पेपर में आपके आते हैं 100 क्वेश्चन, 100 मतलब 100 क्वेश्चन आते हैं। इसमें PCB तीनों होती हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। 30 होंगे आपके फिजिक्स के होंगे, 30 होंगे आपके केमिस्ट्री के होंगे, और 30 ही बायोलॉजी के होंगे। फिर ये तो 90 हुए, 10 कहाँ पे गए, सब सोच रहे होंगे ना। 10 आपके आते हैं जर्नल नॉलेज के, जिसमें GK होती है, तो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे 2-3, कुछ रीजनिंग के डाल देते हैं, और कुछ जैसे बाहर की हमारे टाइम में क्वेश्चन आए थे कि पेरिस में जो घड़ी है उसका पिक्चर डाल दिया और कहाँ से है, ऐसे पूछ लिया कि कौन सी जगह का डायग्राम है, तो उसमें क्रॉस मैच करवा के पूछ लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, 10 नंबर के GK में आते हैं। अब हम बात करते हैं कि मार्क्स कितने मार्क्स का पेपर आता है। तो पेपर भी 100 मार्क्स का आता है। जैसे नीट में होता है 720 का मार्क्स पेपर आता है, और 180 क्वेश्चन आते हैं। हम 20 वाले वो काउंट नहीं करेंगे क्योंकि उनके मार्क्स काउंट नहीं होते हैं। तो जो नीट है उसमें क्या होता है कि एक क्वेश्चन होता है 4 नंबर का होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4। यहाँ पे ऐसा नहीं है, एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा और नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी 1/3, मतलब नीट से टफ है मार्किंग। तो आप सोच सकते हो कंपटीशन कितना अच्छा है यहाँ पे। तो आपका जो मैंने बताया कि 100 क्वेश्चन आते हैं, ईच राइट क्वेश्चन के आपको मिलेंगे नंबर 1। यदि आपका क्वेश्चन सही है तो आपको 1 नंबर मिलेगा। ईच रॉन्ग क्वेश्चन का आपको नंबर मिलेंगे -1/3। आपका एक क्वेश्चन सही है, आपको 1 नंबर मिला। आपका एक क्वेश्चन गलत है, आपको मिलेंगे -1/3। आपके 3 क्वेश्चन गलत है तो आपको मिलेंगे -1, मतलब 3 क्वेश्चन गलत हुए तो फिर वो एक क्वेश्चन और गलत करा देगा। नेगेटिव मार्किंग आपको समझ में आ गई, -1/3 होती है। उसके बाद में हम बात करते हैं ड्यूरेशन की, कि आपको कितने घंटे में पेपर पूरा कंप्लीट करना है। तो आपका ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम है वो होता है 2 आवर्स का। आपको 2 घंटे में पेपर कंप्लीट करना होता है। अब पेपर का टाइमिंग की बात करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली पेपर का टाइमिंग होता है वो होता है 10 to 12, सुबह 10 बजे से दोपहर के 12 बजे तक। मोस्ट प्रोबेबली टाइम यही होता है 10 to 12 PM, 10 AM to 12 PM। तो आपको मैंने सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे शायद। यदि आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने भाई बंधुओं को शेयर करनी है जो सोच रहे हैं करने की तैयारी, या फिर जिनको तैयारी करनी है या फिर अपने बच्चों से करवानी है, तो उनको वीडियो दिखा सकते हैं। और अभी आपके पास टाइम बहुत कम है, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी आपको सिलेबस के बारे में कि सिलेबस कौन कौन सा होता है और किस हिसाब से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू।